गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे सिक्योरिटी की यहाँ पे लेसन चल रही थी, जिसमें कि 2 लेसन हम लोग देख चुके हैं। 2 टॉपिक हमारी हो चुकी है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ इन्फोर्समेंट। आज हम लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आप देखो कि हैंडेड ओवर किया गया है हमारे यहाँ की डेवलप्ड जो LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ड्रोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जो कि 3 सर्विसेज को यहाँ पे दी गई है। साथ ही आप लोग देखो कि इनके द्वारा 400 करोड़ प्लांट जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है, इनकी फाउंडेशन स्टोन भी रखी गई है। ये फर्स्ट यूनिट होगा झांसी नोड में, जो कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और इसी के साथ आप देखो कि हम लोग जो है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों से आप देखोगे कि डिफेंस सेक्टर्स में हम लोग काफ़ी हद तक इंपोर्ट्स करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि जब हम लोग हर एक फील्ड में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो फिर ये जो डिफेंस सेक्टर है ये क्यों छूट जाए। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई। इंडिया की जो डिफेंस यहाँ पे 53 इंसेंटिव्स 53 एक्शंस है। ये आप लोग देखो कि 5 फेज़ में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कि इंडिपेंडेंस से लेकर 1960 तक, तो यहाँ पे 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे ब्रिटिश इंडिया का, जो कि एक कोर था। स्टेट लीड यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेल्फ सफिशिएंसी जो है ये ओवरऑल इकोनॉमिक प्रिंसिपल थी इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर। जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी तब एक ही बात थी कि हम लोग को दूसरे कंट्री में डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने कंट्री को इस तरीके से बनानी है कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हो। इसके बाद आप देखो कि 1960 से जो 80s का टाइम था, यहाँ पे टर्म जो सेल्फ रिलायंस था ना, ये रिप्लेस हो गया सेल्फ सफिशिएंसी से। मेन प्रॉब्लम आपको यही देखने को मिलेगा कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना था, लेकिन हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी को यहाँ पे प्रायोरिटी दिए। लाइसेंस प्रोडक्शन और जो डायरेक्ट परचेज था ना, वो भी यहाँ पे अब प्रीडोमिनेंट था। जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जिस तरीके से काम किया जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन फिर आप देखो 1980 से जो अर्ली 2000 है, यहाँ पे मेन फोकस क्या था कि को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करनी है, वो भी फॉरेन कंपनीज़ के साथ। तो धीरे धीरे हम लोग जो अपनी पावर है ना, उसको कहीं और ही शिफ्ट करते चले गए। इंडिया और रशिया के बीच में आप देखो कि एक एग्रीमेंट साइन की गई, जिसके थ्रू ब्रह्मोस को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसमें कि हमारे देश का जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके नाम में है, और रशिया की देश की जो मॉस्कोस रिवर है उसके नाम पे। तो हम लोग अपने दोनों रिवर के नाम को यहाँ पे मर्ज कर दिए, तो इसलिए इस मिसाइल का नाम यहाँ पे ब्रह्मोस रखा गया। 2000 से लेकर 2014 के बीच में अगर देखें तो सरकार के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि 100% पार्टिसिपेशन करना है प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस प्रोडक्शन में। तो प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर अपने साथ साथ पैसे, प्रॉफिट, साथ ही साथ आप देखो कि पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। अगर ऑफसेट क्लॉज देखें, इसके तहत एक ऑफसेट क्लॉज था, तो फॉरेन कंपनीज़ जो कि कॉन्ट्रैक्ट अगर जीतती है 300 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा, तो उनको यहाँ पे 30% जो फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट्स है उनको यहाँ पे फिर से क्लॉबैक करनी है। यानी कि उनको यहाँ पे इंडियन डिफेंस इंटरप्राइजेस में 30% अपना देना होगा, अगर वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है 300 करोड़ से ज़्यादा का जीतते हैं। तो अब आज के डेट में क्या चल रहा है, आज के डेट में तो आप देखो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाई गई थी। इट मीन्स कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है उसको बूस्ट अप करना है, और उसी के थ्रू हम लोग सेल्फ रिलायंस बन सकते हैं। प्रीवियस फेज़ में आप देखो जो सेल्फ रिलायंस का गोल था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, वो यहाँ पे अचीव किया गया था प्राइवेट सेक्टर के ही पार्टिसिपेशन से। लेकिन फिर आप देखो कि एक ग्रेट डिग्री देखने को मिला पॉलिटिकल का और ब्यूरोक्रेटिक विल का। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पॉलिटिकल विल और जो ब्यूरोक्रेटिक विल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे भी देखना होगा। तो ये चीज़ें हैं कि आप इसको देखो कि 5 फेज़ में इसको डिवाइड किया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हम लोग ये समझते हैं कि बात तो हम लोग करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हम लोग सेल्फ रिलायंट बन जाए, बट क्या क्या परेशानियाँ आएगी, इश्यूज़ क्या क्या है, ये समझते हैं। एक्चुअली हम लोग इतना ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे हैं दूसरे कंट्रीज से, तो आज की डेट में आप देखो कि सडन से इस चीज़ को शिफ्ट करना और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल आप देखो कि कैग की जो 2011 की रिपोर्ट थी, उसमें ये हाईलाइट किया गया था कि 90% जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो प्रोडक्शंस का है, इवन फॉर इंडिजिनस डिज़ाइंड और डेवलप्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारे यहाँ ये बनाया जाता है हमारा जो हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसके बनने के लिए जो जो कंपोनेंट की ज़रूरत है वो भी हम लोग अपने यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट करना कट हो जाए, तो इट मीन्स कि हमारी तो अस्तित्व ही नहीं है, हम लोग तो कुछ बना ही नहीं सकते।
तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सेकेंड है कि आप देखो कि पॉलिसी मेकिंग जो है, फ्रेमवर्क है, वो उस तरीके से नहीं है जैसी होनी चाहिए और एज़ पर द डिमांड होनी चाहिए, वैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखो हमारे यहाँ की जो इंडिजनाइज्ड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे चीपर होनी चाहिए ना, और सारी जो टेक्निकल और जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है उस तरीके का मीट होना चाहिए। बट होता क्या है ना कि हमारे देश में अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो जाती है तो उसकी प्राइस मोर देन रहती है एज़ कंपैरिजन टू जो हम लोग कोई सामान अगर इंपोर्ट कराते हैं तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि जो चीपर होता है उसी को फेवर किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि अगर हम लोग इंपोर्ट अगर सामान करा रहे हैं दूसरे देशों से, वो हमें अगर सस्ता पड़ रहा है तो हम लोग अपने यहाँ की बनाई हुई चीज़ों को क्यों यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मैकेनिज्म है कि हम लोग सेल्फ रिलायंस को कैसे मॉनिटर करें। तो कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है नहीं जिसमें कि हम लोग कुछ प्रोग्रेस को रिव्यू कर सकें। प्रोक्योरमेंट डाटा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट सब हेड्स है उसके अंदर है, और इच सब हेड जो है वो यहाँ पे आपका ये डिवाइडेड है, मीन्स इंडिजिनस जो कंट्रीब्यूशन है उसके लेवल पे ये डिवाइडेड है। तो एक्चुअली आप देखो कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म नहीं है जो कि सेल्फ रिलायंस को मॉनिटर करे कि हाँ हमारी कितनी मूव्स हो रही है, कितना हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग सेल्फ रिलायंट बन सके। लैक ऑफ सिनर्जी है, अगर स्टेक होल्डर्स में देखें तो सही तरीके से सिनर्जी भी नहीं है, जैसे कि रामा राव कमेटी के द्वारा ये पॉइंट आउट किया गया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि लैक ऑफ सिनर्जी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी में, इंडस्ट्री में और यूज़र्स में। लैक ऑफ यूज़र पार्टिसिपेशन भी है, आप देखो डेवलपमेंटल जितनी भी प्रोजेक्ट है ना उसमें पार्टिसिपेशन की भी कमी है। साथ ही जो प्रोडक्शन एजेंसीज़ है उसमें भी देर देखने को मिलेगा, डिले, अनसर्टिनिटीज़, ये आपको हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा और हर एक स्टेप्स में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉस्मेटिक इम्फेसिस, अगर क्वालिटेटिव अगर रिक्वायरमेंट की देखें तो उस हिसाब से नहीं है। क्वांटिटी और क्वालिटेटिव ये दो चीज़ें होती है, लेकिन जब क्वालिटी की बात की जाती है तो हम लोग उस चीज़ को मीट नहीं कर पाते। इट मीन्स कि हमारे देश में बनने वाले जो भी यहाँ पे कंपोनेंट है डिफेंस सेक्टर से, तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो उस हिसाब से नहीं होती है जितना हम लोग रशिया से, इजराइल से, यूएस से जो इम्पोर्ट करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सेक्टर में आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ओवरऑल जो टर्नओवर है उसका 0.7 से लेकर 0.8% तक ही है, विच इज़ वेरी लो। इट मीन्स कि आप देखो कि न्यू जो हमारा एक्सपेंडिचर है, न्यू जो कैपिटल है उसका हम लोग लेस देन 1% भी यहाँ पे खर्च नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा ऑब्स्टेकल भी फेस किया जाता है, कई ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन है, मतभेद किया जाता है डिफेंस सेक्टर्स में, वो भी दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में, जैसे पावर हो गया, टेलीकॉम हो गई, रिफाइनरी हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी इंजॉय करते हैं और अदर इंसेंटिव्स भी उनको मिलता है। बट व्हाट अबाउट दिस डिफेंस सेक्टर्स जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसी के कारण आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की डेवलप प्रोडक्ट का होता है इसमें बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारे ट्रायल्स है, और जिससे कि कंज्यूमर्स जो है उनको देखने को मिलता है कि उनका बहुत सारा टाइम्स जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो वो इसलिए प्रेफर नहीं करते। साथ ही हाई कॉस्ट और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव नेचर है डिफेंस आइटम का, जिसको कि यहाँ पे डिमांड और जो लिमिटेड यहाँ पे मार्केट एक्सेस है उसके साथ जोड़ा गया है। साथ ही इंडस्ट्री की बात करें तो इनका डिमांड है कि इंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि सरकार की जो हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स का, तो उसमें भी इंक्लूड होना चाहिए इंडस्ट्री को। तो ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द इश्यूज़ जिसके कारण आज भी हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं बन पा रहे, और आगे आने वाले दिनों में भी हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी आप देखो कि ऐसा नहीं है, हाथ में हाथ रखकर हमारे देश की सरकार नहीं बैठी है। कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेगा जिससे कि सेल्फ रिलायंस जो है हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इसको प्रमोट किए। तो इनिशिएटिव क्या क्या है? सबसे पहले हमारे यहाँ एक पॉलिसी आई है 2020 की, जो कि डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो टर्नओवर है यूएस डॉलर का 25 बिलियन, इसको यहाँ पे अचीव करना है, जिसमें कि हम लोग को यूएस डॉलर का जो 5 बिलियन डॉलर है उसको एरोस्पेस में और डिफेंस गुड्स सर्विसेज में 2025 तक हमें इसे एक्सपोर्ट करनी है। सेकेंड है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है यहाँ पे 2020 का, जिसमें कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में, और मेनली यहाँ पे फोकस करनी है कि हमारे यहाँ डिज़ाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस सिस्टम हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन यहाँ पे लिस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पे 209 आइटम्स की लिस्ट बनाई गई है। ये पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है जिसमें कि आप देखो कि हमारे यहाँ जो है जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ बनने वाली जो भी कंपोनेंट है उसकी लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की गई है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ़ंड यहाँ पे क्रिएट किया गया, जो कि डीआरडीओ के अंदर है, और इसका मेन मोटिव है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस को अचीव करनी है। लेकिन वो भी कैसे यहाँ पे प्रमोट करनी है।
तो वो भी कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं, जैसे एमएसएमई वगैरह हो गए, स्टार्टअप्स वगैरह हो गए, तो इनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। इनकी पार्टिसिपेशन के थ्रू ही हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस को प्रमोट कर पाएंगे। और ये फ़ंड आपका क्रिएट किया गया है डीआरडीओ के तहत। साथ ही कंड्यूसिव एफडीआई पॉलिसी है, तो सरकार के द्वारा यहाँ पे एफडीआई को इन्हेंस किया गया है डिफेंस सेक्टर में, जो कि 74% तक है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो कि एफडीआई जो आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन कंपनीज, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे किसी सेक्टर में, तो उनके पास दो ऑप्शन होती है। एक तो होती है कि ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, और एक होती है गवर्नमेंट रूट, जिसमें कि सरकार की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो दिस प्रोसीजर विल टेक टाइम, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट जो है वो बहुत ही फास्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि अब आज के डेट में क्या है कि अधिकतर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही यहाँ पे आपका अलाउ किया जा रहा है। साथ ही अगर देखो कि न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंस अगर लेनी है, तो यहाँ पे आपका 100% जो है वो गवर्नमेंट रूट की तरफ से इस एफडीआई को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो सरकार के द्वारा यहाँ पे 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाई गई है, एक तो यूपी में है और एक तमिलनाडु में है। दिस डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 20,000 करोड़ का किया गया है, और इसको भी आपका जो है 2024 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ, जहाँ पे इसको ग्लोबल और ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ टाई अप किया जाएगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सके और जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग सेटअप कर सकें। सो दीज आर द इनिशिएटिव जो कि डिफेंस सेक्टर्स में, डिफेंस फील्ड में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। रोड अहेड में बताया जा रहा है कि हम लोग एक डेटा बैंक यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि एस्टिमेट करे कि सेल्फ रिलायंस हम लोग कितना है। इट मीन्स कि डिफेंस सर्विस जो एस्टिमेट है वो एक सुटेबली मॉडिफाइड होना चाहिए, जिससे जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, हमारे यहाँ में कितने सोर्सेज हैं, साथ ही हम लोग कितनी इक्विपमेंट को, कितने कंपोनेंट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट कितना होता है, तो ईच एंड एवरी थिंग्स के बारे में यहाँ पे हमारा जो है एक डेटा बैंक होना चाहिए। साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट हो, जैसे कि आप देखो कि कुछ एक्सपीरियंस अगर हम लोग एडवांस कंट्रीज़ का ले, जैसे कि यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इनके यहाँ क्या है ना कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट की इशू होती है, तो वो इसको टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। तो इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट भी होना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत हो। साथ ही इनोवेशन को फॉस्टर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रामा राव जो कमेटी है उनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि एक बोर्ड ऑफ रिसर्च फॉर एडवांस डिफेंस साइंस होनी चाहिए, जिसमें कि हमारे यहाँ इनोवेशन हो। ओके, साथ ही यहाँ पे फिनेंशियल जो फ्रेमवर्क है उसको कंड्यूसिव रखना है। बहुत सारे कंट्रीज है जो कि एक यहाँ पे आप देखो कि होस्ट ऑफ फिजिकल और अदर इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर्स में वो बेटर तरीके से हो सके। फॉर एग्जांपल आप देखो कि साउथ कोरिया है, तो यहाँ सरकार के द्वारा फंड रेज किया गया, वो भी स्पेशल जो डिफेंस टैक्स है ना उसके थ्रू, और ये अर्ली फेज़ में किया गया जब यहाँ पे 55 इंसेंटिव्स 55 नेशंस बनानी थी ना, उस समय किया गया था। ठीक है, इजराइल तो अभी आप देखो 55 इंसेंटिव्स ही यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है, यानी कि 15% यहाँ पे प्राइस प्रेफरेंस दी जा रही है। अदर मेजर्स आप देखो तो यहाँ पे करने की ज़रूरत है कि स्किल करना है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को, और सरकार को भी यहाँ पे डेडिकेटेड जो डिफेंस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी यहाँ पे आपका क्रिएट करना चाहिए। साथ ही सरकार को यहाँ पे स्टिक होना चाहिए कुछ जो पोजीशन है, जैसे कि नो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करने की ज़रूरत है, कि हम लोग किसी और कंट्रीज़ के साथ अब कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ना करें। बट देखते हैं कि क्या यहाँ पे आगे हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दी जा रही है। सिसोडिया कमेटी की बात करें तो इनके द्वारा भी रिकमेंडेशन दी गई है जो इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको भी देखते हैं। इनका कहना है कि एक फास्टर और बेटर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होना चाहिए। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफेंस सेक्टर। लेकिन यहाँ पे आपको एक कुछ की फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है कि हमारा इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो डिफेंस स्पेंडिंग आप देखो हमारे यहाँ 3.7% जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है, इसको लेकर हम लोग जो है थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। डिफेंस एक्सपेंडिचर देखो, हम लोग डिफेंस सेक्टर्स में जो खर्च करते हैं वो हमारे जीडीपी का 2.9% है, वो भी अच्छा है। इस बार की जो बजट आई है उसमें ये बताया गया है कि डिफेंस कैपिटल्स जो है वो यहाँ पे 18% से इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कि हाईएस्ट एवर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा लास्ट 15 ईयर्स में, कि हम लोग डिफेंस सेक्टर्स में इतना ज़्यादा बजट एलोकेट किए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ का जो साइज़ है डिफेंस इंडस्ट्री का, अगर एरोस्पेस देखें या नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ देखें, तो आज के डेट में 80,000 करोड़ है। वहीं अगर पब्लिक सेक्टर्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखें तो ये 63,000 करोड़ है। प्राइवेट सेक्टर का आप देख सकते हो तो ये 17,000 करोड़ है। ओके, डिफेंस इंडस्ट्री जो सपोर्ट किया जाता है इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो 8,000 से ज़्यादा आपको एमएसएमई देखने को मिलेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो कि हमारे यहाँ
बहुत ज़्यादा डिफेंस इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट है 2015 से 20 तक का, ये थोड़ा ग्रो हुआ है, 35% तक का देखने को मिलेगा। वहीं अगर इंडिया की रैंक देखो तो 23rd है अगर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर में देखें, वो भी कौन सी रिपोर्ट, जो सीपीडी की रिपोर्ट निकल कर आती है। वही 2019-20 का देखें तो 85% जो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन है उससे भी ज़्यादा आप देखो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ करती है यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट फील्ड में आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज़ जो है वो एक्टिव होती है। व्हाट अबाउट इम्पोर्ट, हम लोग कितना इम्पोर्ट करते हैं? तो हमारे यहाँ आप देखो कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स ट्रांसफर का, वो भी 2016 से 20 के बीच में बताया जा रहा है। और जो इंपोर्ट है वो 33% तक हो चुका है। रशिया की रैंक यहाँ पे अभी भी टॉप में है, तो इसलिए ये देखना है कि ये 49% से टोटल इंपोर्ट है। एफडीआई की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि डेटा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का, तो एफडीआई जो इक्विटी इनफ्लो है डिफेंस सेक्टर्स में, वो यहाँ पे आपका 10 मिलियन तक देखने को मिलेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये काफ़ी अच्छी आर्टिकल है जिससे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग ड्रग्स ट्रेड। तो यहाँ पे क्या बातें की जा रही हैं? एक्चुअली 2021 की जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का, तो अफ़गानिस्तान की जो ओपीएम प्रोडक्शन है ये 5th ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में देखो ये बताया जा रहा है कि 37% तक इंक्रीज़ हो चुकी है जितना भी ओपीएम कल्टीवेशन होता था। अफ़गानिस्तान में आज की डेट में देखो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर ये बन चुका है। और अफ़गानिस्तान की इकॉनमी जैसे कोलैप्स हो चुकी है तालिबान के कब्जे करने के बाद, तो ड्रग्स जो है वो यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तालिबान का। एंटी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इंडिया की जो कि सस्पेक्ट करी है कि क्यों इतना क्रॉस बॉर्डर्स जो ट्रैफिकिंग है हीरोइन, क्रिस्टल, मेटाफिटमैंग का, तो ये सब क्यों बढ़ते जा रहा है। तो इसको यहाँ पे हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको यहाँ पे देख भी रही है। रिसेंटली आप देखो तो बेंगलुरु पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है 2 इरानियन नेशनल्स जो कि यहाँ पे ड्रग्स प्लेडलिंग में थे, यानी कि ड्रग्स वगैरह जो है अफगानिस्तान से लेन देन करते थे। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किसी और पे उंगली उठाने से पहले हम लोग अपने देश में हालचाल देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या है। तो फर्स्ट आप देखो कि लास्ट 3 डिकेड्स में, यानी कि 30 सालों में इंडिया जो है एक ट्रांजिट हब बन चुका है, साथ ही साथ डेस्टिनेशन भी है हीरोइन और हैशेस का, जो कि गोल्डन ट्रायंगल में और गोल्डन क्रिसेंट में आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कीजिए कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट है क्या। इस मैप में आइए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज़ आवर इंडिया, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे हमारे प्यारे भारत से आपको वेस्ट में और साथ ही साथ जो या ये आपका नॉर्थ वेस्ट है और साउथ ईस्ट है, इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन क्रिसेंट में यहाँ पे 3 देश है जो कि अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में जो अफ़ीम की इतनी खेती होती है वो इसलिए क्योंकि ये गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे आप देखो म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड है जो कि हमारे ईस्टर्न साइड में है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों साइड से यहाँ पे ओपियम की इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, तो वाजिब है कि हमारे देश में इसकी जो है आना जाना लगी रहती होगी। एक रिपोर्ट भी 2020 का निकल कर आया था जिससे ये बताया गया कि इंडिया जो उन कंट्रीज़ में है जिसमें कि इलिसिट कल्टीवेशन, गलत तरीके से कल्टीवेशन और जो कैनबिस का प्रोडक्शन है उसमें हम लोग काउंट हो रहे हैं। हमारे देश में भी वर्स्ट अफेक्टिव रीजन है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, स्पेशली मणिपुर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है जो पंजाब वाला रीजन है, और इसी के साथ मुंबई, दिल्ली, नाव, हरियाणा भी है, जिसमें कि ये ड्रग्स वाली जो बातें हैं और इसका जो काम है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। रीज़न क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में इसकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है, डोमेस्टिक डिमांड भी है, हमारे देश में लोगों की डिमांड भी है, एक अच्छा खासा जोग्राफिकल लोकेशंस भी है, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल की कन्वीनियंस भी है, और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की भी। तो ये सारी रीज़न है जिसके कारण हम लोग अपने देश में इतना ज़्यादा ओपीएम देख रहे हैं, हैश वगैरह देख रहे हैं। ग्लोबल आप देख सकते हो कि ड्रग्स ट्रेड पैटर्न कैसा है। तो ये आप देखो कि ये जो आपका यहाँ पे क्रिसेंट है और यहाँ पे ट्रायंगल है, ये आप देख सकते हो कि मेजर सप्लायर है, यूएसए को है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि साउथ अमेरिका को है, उसके बाद यहाँ से अफ्रीका में भी जाता है, अफ्रीका से होते हुए आप देखो कि यहाँ पे साउथ अमेरिका तक जाता है। पूरी कनेक्टिविटी है, पूरी लिंक है, गोल्डन क्रिसेंट से भी आप देख सकते हो, गोल्डन ट्रायंगल से भी आप देख सकते हो, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये सप्लाई होती है। तो ये तो आज की डेट में हाल चाल है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ग्लोबल जो ड्रग मार्केट है वो कैसे एक्सपेंड हो रहा है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ड्रग मार्केट आप देखो कुछ फैक्टर है जो कि ड्रग्स मार्केट को और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प कर रही है, क्योंकि ड्रग्स मार्केट में बहुत ज़्यादा इनकम है, अननेसेसरी आपको देखने को मिलेगा। अर्बनाइजेशन एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, ये पब्स वगैरह में आप देखो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। साथ ही जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है।
ये 3 रीज़न है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि ड्रग मार्केट जो एक्सपेंड करते जा रही है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है कि न्यू टेक्नोलॉजी इतनी है कि लोग जो है हम लोग एक बड़े होने के बाद ये सारी चीज़ें जाने, बट आज की डेट में बच्चे लोग आप देखोगे तो वो लोग मीम्स से ही समझ आते हैं, पूरी तरीके से वो मोबाइल में रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको समझ ज़्यादा है। साथ ही मल्टीपल सब्सटेंस की मिक्सिंग की जाती है, साथ ही यूज़ होता है जो प्रीकर्सर है और डिज़ाइनर प्रीकर्सर है। आप देखते हो कि डिज़ाइनर तरीके से बना कर जो है यहाँ पे कैनबिस वगैरह का यहाँ पे कंजप्शन होता है। पॉली ड्रग्स ट्रैफिकिंग है और पॉली ड्रग यूज़ भी होता है। साथ ही ओवरलैप है, जो लीगल और इलीगल मार्केट है ना, इन दोनों में ओवरलैप है, समटाइम्स पता भी नहीं चलता। न्यू सब्सटेंस है जो कि हमारे मार्केट में इंटर होते ही रहता है, तो उसको रोकना भी एक यहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क है। अब ये समझते हैं कि ड्रग ट्रेड ये काफ़ी सिग्निफिकेंट थ्रेट है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो पहली बात ये बताई जाती है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ये फैसिलिटीज़ है, अगर हम लोग दूसरी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इंटरप्राइजेस से देखें, इट मीन्स कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना हमारे देश का, वो ब्रीच होता है बाय ड्रग ट्रैफिकर्स, क्योंकि वो यहाँ पे ड्रग्स लेकर आते हैं और गलत तरीके से हमारे देश में इंटर करते हैं। पठानकोट अटैक के टाइम आप देखे होंगे कि जो टेररिस्ट है वो इंडिया में इंटर किए थे पाकिस्तान से, और कौन से रूट से, जो कि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकर्स के द्वारा टेस्ट किया गया था, उस रूट से वो इंटर कर गए थे। नार्को टेररिज्म भी है, यानी कि एक नेक्सस है ड्रग ट्रैफिकर्स, क्रिमिनल नेटवर्क, टेररिस्ट के बीच में, जिनका एक ही एम होता है कि किसी नेशन को डीस्टेबलाइज कर देना। अगर किसी देश में सारी चीज़ें अच्छी से चल रही है तो इनको तहस नहस करना, बर्बाद करना, डिस्टर्ब करना। टेरर फंडिंग भी है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे मनी जो जनरेट होता है गलत तरीके से नारकोटिक्स और ड्रग्स को बेचकर, तो इससे यूज़ किया जाता है टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही ड्रग कंजप्शंस को इंक्रीज़ किया जाता है लार्ज स्केल में। आप देखो कि नारकोटिक और जो ड्रग्स है वो अवेलेबल है, जिसके कारण हम किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो उनके पास अवेलेबल होता है, अवेलेबल है तो यानी कि वो कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वो किसी सोसाइटी में ज़रूर होगी। एक स्टडी के द्वारा ये बताया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई थी 2018 में, जिसमें ये बोला गया कि 40% जो यूथ है जम्मू एंड कश्मीर में, वो यहाँ पे कुछ फॉर्म ऑफ ड्रग एडिक्शन के कारण वो सफ़र कर रहे हैं। वो चाहते नहीं है बट फिर भी वो एडिक्ट हो गए। ये स्टेट इंस्टीट्यूशन का क्या इम्पैक्ट है? ड्रग ट्रैफिकिंग अगर आप देखोगे तो इसका डायरेक्ट कहाँ जाता है, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता है कई बार आप देखो कि ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल एंगल से भी आपका लिंक किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे देश के द्वारा क्या मेजर्स ली गई है। सबसे पहले हमारे देश में कानून है, यानी कि NDPS एक्ट, जिसको हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कहते हैं। इस कानून के तहत आप देखो ये कहा गया है कि सारे नार्कोटिक ड्रग्स और जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उसकी कल्टीवेशन, या ना ही उसको उगाना है, ना ही मैन्युफैक्चर करना है, ना ही ट्रांसपोर्ट करना है, ना ही बाहर भेजना है, ना ही बाहर से हमारे देश में लाना है, तो ये सारी चीज़ों को बैन किया गया है। साथ ही फिजिकल सिक्योरिटी जो बॉर्डर का है और कोस्ट का है उसको भी इंश्योर किया जाता है पेट्रोलिंग और सर्विलांस के थ्रू। साथ ही नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान है 2020-21 का, जिसमें कि 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए है। साथ ही आप देखो एलिसिटिंग कॉपरेशंस है नेबर्स के द्वारा, जिसमें कि बहुत सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट भी होता है कि कैसे इलिसिट जो ट्रैफिक है ड्रग्स और केमिकल्स की उसको प्रिवेंट कर सके। रिसेंट केस आप देखो इंडिया में जो है ईरान की असिस्टेंस हुई है, क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ जो ड्रग्स है चाबार और बंदर आबास पोर्ट से, तो वो भी यहाँ पे आपका रोका गया है। कॉपरेटिंग करनी है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो हम लोग यहाँ पे 3 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को साइन किए। फर्स्ट है कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961, सेकेंड है कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971 एंड कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988। तो हम लोग 3 कानून को जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे हम लोग भी अपने देश में कानून लाए हैं। तो ऑब्वियस है कि हम लोग काफ़ी जागरूक है, दैट्स वाई हमारे देश में आपको ये कानून देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि क्या रीज़न है जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि ड्रग्स जो ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स वगैरह के जो आना जाना होता है देश में, उसको हम लोग रोक नहीं पाए और हाफ़ ही सक्सेस है। सबसे पहली बात है कि लो प्रायोरिटी। आप देखो कि अगर किसी चीज़ पे आप प्रायोरिटी देते हो तो उस काम को आप लोग बेटर तरीके से कर पाते हो। तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ कानून तो बन गए हैं लेकिन लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप देखते हो कि पुलिस हो गया, कोई भी हो गया, जो पकड़ते हैं तो कुछ चंद पैसों के लिए जो है लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि प्रायोरिटी उस हिसाब से नहीं है। सिस्टमेटिक इश्यूज़ भी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलेगा। बहुत सारे एजेंसीज़ हो गए, करप्शन हो गए, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, लैक ऑफ मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सब की कमी के कारण आप देखो कि हाँ कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक इश्यूज़ भी निकल कर आ रहे हैं। अब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक्चुअली एक ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है, एक डेटा ड्रिवन ग्लोबल एनालिसिस है ड्रग्स पॉलिसीज़ का और इनके इम्प्लीमेंटेशन का। साथ ही यहाँ पे एसेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, एवोल्यूशन मैकेनिज्म है,
ड्रग पॉलिसी के फील्ड में। साथ ही आप देखो 75 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, जो कि ड्रग पॉलिसीज़ के 5 ब्रॉड डायमेंशंस जो है उसी में रन कर रहे हैं। नॉर्वे और न्यूजीलैंड की बात करें तो ये लीडिंग कंट्री है ह्यूमन और हेल्थ ड्रिवन जो ड्रग पॉलिसीज़ है। ब्राज़ील, युगांडा और इंडोनेशिया की बात करें तो ये सबसे नीचे है। इंडिया की रैंक 18 है आउट ऑफ 30 कंट्रीज़। तो आप देख सकते हो कि हमारी रैंक भी उतनी बेटर नहीं है जिसके हिसाब से हम लोग बोल सकें। अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि क्या क्या हाईलाइट किया गया है। ये जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 आई है, इसमें ये बताया गया ना कि 275 मिलियन पीपल्स हैं जो कि यहाँ पे ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और 18 मिलियन पीपल से ज़्यादा है जो कि यहाँ पे ड्रग यूज़ डिसऑर्डर, ड्रग को यूज़ करने के बाद जो जो डिसऑर्डर अराइज होते हैं उसको यहाँ पे सफ़र किया जा रहा है 36 मिलियन पीपल के द्वारा। ड्रग सेल्स अगर हम लोग डार्क वेब में देखें तो ये काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। डार्क वेव एक ऐसा वेबसाइट है जो कि नॉर्मल आप किसी ओएस के थ्रू नहीं उसे ऑपरेट कर सकते। इसके लिए एक अलग से आपका सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग टॉर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग इस डार्क वेब वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे गलत तरीके से सारे काम होते हैं, जो कि इस तरीके का आप देख सकते हो कि अवैध रूप से यहाँ पे ड्रग्स को बेचा जाता है। कोविड का अगर इम्पैक्ट देखें तो पैंडेमिक है जिसके कारण कुछ प्री एग्जिस्टिंग ट्रैफिकिंग जो डायनेमिक्स है वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। साथ ही नॉन मेडिकल यूज़ है कैनबीज और सेडेटिव्स का, आप देखो जो कि पैंडेमिक के टाइम में इसका जो है मेडिकल यूज़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ये घट चुका है। जो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, इकोनॉमिक बेसिस पे आप देखो बर्बाद होते जा रहा है। सोशल आइसोलेशन यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ड्रग्स की यूज़ बढ़ती जा रही है और ड्रग्स का कल्टिवेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं। कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी लोगों का फैमिली तहस नहस हो गया, तो अल्टीमेटली कमाना चाहते हैं, इसलिए उनको लगता है कि शॉर्टकट ये सारी तरीके हैं। कोविड-19 पैंडेमिक अगर हम लोग देखें तो ये सिचुएशन को, इस फैक्टर को एग्जैजरेट कर चुके थे, और जो वीसीएस साइकिल होता है सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ का, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से फेस किए थे। तो ये साइकिल कहाँ से निकल कर आता है ना, पहले आप देखो कि ड्रग यूज़ डिसऑर्डर है। इट मीन्स कि क्या होगा ना कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखो लिमिटेड एजुकेशन है। एजुकेशन सबको मिलता नहीं है, एजुकेशन की कमी होगी, शिक्षा का अभाव होगा, तो ऑब्वियस है कि आप लड़ोगे। जब आपको एनफ नॉलेज होता है किसी चीज़ के बारे में तो फिर आप ना ज़्यादा बोलते हो ना ज़्यादा लड़ते हो। आप देखते हो कि जो ऊंचे पोस्ट में लोग होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती है, वो बेमतलब की बक नहीं करते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, जिससे कि हर एक लोग अपने आप को मोदी समझते हैं। उसके बाद आप देखो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। कॉन्फ्लिक्ट का कारण से आप देखो कि यहाँ पे पॉवर्टी अराइज होती है। अब पॉवर्टी है तो पॉवर्टी के कारण लोग मजबूर में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर बन जाते हैं। फिर लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग तो बिगड़ चुके हैं, उनका माइंड ही स्टेबल नहीं है कि वो कुछ जॉब करे, कुछ समझे, कुछ जाने। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो गाइज हम लोग यहाँ पे ड्रग्स जो ट्रेड है उसको पूरी तरीके से देखें। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अफगानिस्तान में एक और भी बैड न्यूज़ है। अगर आप लोग को नेगेटिविटी बतानी है तालिबान के आने से क्या हुआ है, तो उसमें से एक ये भी नेगेटिविटी है कि जो ओपियम कल्टिवेशन है वो अफगानिस्तान में बढ़ चुका है और 37% तक इंक्रीज़ हो गई है। हमारे देश में क्या हालत है वो भी हमने देखा। ग्लोबल ड्रग्स जो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग समझें, साथ ही साथ ड्रग्स जो ट्रेड है उसको देखिए कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे ट्रेड है। कुछ जो इंटरनेशनल कंट्रीज से सीखे और कुछ हमारे देश में जो मेजर्स लिया गया है उसे हम लोग समझने की कोशिश किए। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट। सबसे पहले है यहाँ पे इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। तो ये 7th एडिशन हुआ है और 7th एडिशन आप देखो पेरिस में इसको होस्ट किया गया है। ये जो आपका सिम्पोजियम है ये कंसीव किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा 2018 में, और जिससे कि क्या होगा कि मैरीटाइम जो कॉपरेशन है, नेवीज़ जो इन सारे स्टेट है इंडियन ओशन के अगल बगल जितने भी स्टेट है, लिटोरल स्टेट, तो उसमें जो नेवीज़ है ना उनके बीच में कॉपरेशन बढ़े, तो इसलिए यहाँ पे आपका इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम लाया गया। फिर है INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम और P-15B है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर है, जिसको रिसेंटली कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। ये जो इवेंट है ना इसको फॉर्मल इंडक्शन कह रहे हैं, यानी कि पहला 4 में से पहला जो ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है इसको इंडक्ट किया गया है। हमारे देश का बनाया गया डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, जो कि 1990s में इसको लाया गया था, और 3 दिल्ली क्लास है, यानी कि P-15 आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 दिल्ली है, 3 यहाँ पे कोलकाता क्लास है, जो कि यहाँ पे बाद में कमीशन किया जाएगा। वेला की बात करें तो वेला हमारा 4th सबमरीन है आफ्टर कालवेरी, कांदेरी एंड खरांच। तो ये प्रोजेक्ट 75 है, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया है कि टोटल 6 सबमरीन बनाए जाएंगे और ये डिलीवर किए जाएंगे इंडियन नेवी को। तो ये प्रोजेक्ट 75 है, ठीक है। और स्कॉर्पिन सबमरीन होगा, तो स्कॉर्पिन सबमरीन जो है वो यहाँ पे मल्टी फेलियर्स टाइप के होते हैं,
यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत खतरनाक सबमरीन, जिसमें कि एंटी सरफेस वॉरफेयर भी है, यानी कि वो सरफेस से भी यहाँ पे मिसाइल दाग सकते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी है, इट मीन्स कि आप देखो कि ये पानी के अंदर से भी मिसाइल दाग सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग भी है, माइन लेयरिंग है, यानी कि बहुत सारा काम ये सबमरीन जो है पनडुब्बी अपने आप में ही कर सकते हैं। ये जो पनडुब्बी है ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मैज़गांग डॉक जो शिप बिल्डिंग लिमिटेड मुंबई में है, तो वहाँ पे ये आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है। डिफेंस एक्सरसाइजेस बहुत सारी हुई है, इसको याद रखिएगा। कॉर्पोरेट है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो कि 32nd मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। शक्ति 2021 है जो कि इंडिया और फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज है। सिटमैक्स है जो कि ट्राईलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। सिटमैक्स सिट में ही है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। सागर शक्ति एक्सरसाइज है, ये मेगा मल्टी एजेंसी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज दोस्ती है जो कि यहाँ पे मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका है, तो बाइनियल ट्राईलैटरल एक्सरसाइज है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडियन नेवी शिप जो त्रिकांत है ना, वो अभी डिप्लॉय किया गया है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में, और ये ऑपरेशन स्कल्प का पार्ट है। तो ऑपरेशन स्कल्प जिसमें कि इंडियन नेवी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, इंश्योर करने के लिए सेफ़ और सिक्योर मूवमेंट जो ट्रेड वगैरह का होता है, साथ ही कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे रहे मैरीटाइम कम्युनिटी में, और जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें कंट्रीब्यूट भी करे। पर्शियन गल्फ आप देख सकते हो यहाँ पे है, जैसे कि ये आपका जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ये आपका ओमन हो गया, एंड यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ये गल्फ ऑफ ओमन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को जोड़ने के लिए यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है उसका नाम आपको बतानी है, ओके। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द सिक्योरिटी लेसन। इन्वायरमेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग साइंस एंड टेक और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो बची हुई है उसे मैं जल्दी ही कंप्लीट करूँगी। आपकी जो विज़न आई इसकी टेस्ट है वो अभी 9 जनवरी संडे को ये आपका पेपर होने वाला है, तो आई होप कि आप लोग फुल रेडी होंगे। यहाँ पे हिस्ट्री की पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 बजे आपका ये लाइव हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ज्वाइन भी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ईमेल आईडी है जहाँ पे आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं, डेली बेसिस पे आप लोग विजन आइज के करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। साथ ही अगर आपको ये अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हो, तो उसके लिए लाइक कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।